Good evening, everyone. Good evening, Dinesh, Rachna, Prachi, Pragati, Reena. Very good evening. Good evening, Abhisar. Good evening, Siddhant. Very good evening. Good evening, Simi. Reena. Very good evening. Welcome to the Parth Education family. I'm Dr. Pranita Mishra, and today we are going to study about metacognition. आज हम लोग मेटाकॉग्निशन पढ़ेंगे. हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी का सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक है मेटाकॉग्निशन. थैंक यू खुशबू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर अ नाइस कॉम्प्लीमेंट. चलिए, तो मोस्टली लोग जुड़ चुके हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. मोस्टली लोग जुड़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं. मेटाकॉग्निशन आज का हमारा टॉपिक है. मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन यूजीसी में, जैसे भी मैंने कहा था लास्ट टाइम ही, कि कुछ टॉपिक्स नए जुड़े हैं. कुछ टॉपिक्स नए जुड़े हैं. वेट अ मिनट जस्ट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैंने बताया था मेटाकॉग्निशन हमारे सिलेबस में नया जुड़ा है. मेटाकॉग्निशन के हमने लास्ट टाइम जो क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था ना कि जो भी ज्ञान है उसकी बैकग्राउंड स्टडी करनी चाहिए, जो भी सिचुएशन है. क्रिटिकल थिंकिंग और मेटाकॉग्निशन बात एक करते हैं, पर दोनों के दायरे एकदम अलग हैं. दायरे अलग होने का मतलब ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग पर्टिकुलर किसी टॉपिक, पर्टिकुलर किसी घटना, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन, पर्टिकुलर किसी सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग है. पर मेटाकॉग्निशन आपका ओवरऑल ओवरऑल आपका एक कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आधार है. क्रिटिकल थिंकिंग से आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनती है. क्रिटिकल थिंकिंग आपकी एक विचारधारा का निर्माण करता है. क्रिटिकल थिंकिंग आपकी एक विचारधारा का निर्माण करता है. पर पर मेटाकॉग्निशन आपकी पर्सनालिटी का निर्माण करता है. तो चलते हैं कि मेटाकॉग्निशन है क्या. बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेटाकॉग्निशन जब से सिलेबस में आया है, ये ऑप्शन में इस शब्द का इस्तेमाल हर बार हुआ है. तो मेटाकॉग्निशन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलते हैं. मेटाकॉग्निशन. मेरी बात को जरा ध्यान से यहाँ पे गौर कीजिएगा. दो शब्द है, एक है मेटा, एक है कॉग्निशन. मेटा और एक है कॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन को हिंदी में कहते हैं अधिसंरचना या अधिसंज्ञानात्मकता.
मेटा का मतलब है, जो मेटा वर्ड है, मेटा का मतलब है बियॉन्ड या परे, हिंदी में जिसको कहते हैं परे, किसी भी चीज के परे देखना, किसी भी चीज के परे देखना, ये है मेटा। और कॉग्निशन का मतलब होता है, ये शब्द है ज्ञान प्लस समझ प्लस बोध, इसको कॉग्निशन कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे साइकोलॉजी में? कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। और संज्ञानात्मक सिद्धांत में यही तो आता था, ज्ञान समझ और बोध। उसी में शब्द जुड़ गया है मेटा, मतलब आपका संज्ञान जो निर्मित हो रहा है उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है, मतलब ये जो ज्ञान बना है किस आधार पे बना है। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो वो हो जाता है मेटाकॉग्निशन। बात समझ में आ रही है कि मेटाकॉग्निशन एग्जैक्टली है क्या और हमें क्या पढ़ना है? तो चलते हैं फिर से, वर्ड लेते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब है, जैसे मैंने इससे पहले लिखा था, ज्ञान प्लस समझ प्लस बोध। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम मतलब छिद्रान्वेषण, एक एक शब्दों को तोड़ना है। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, आप थोड़ी सी अपनी क्वालिटी बढ़ा दीजिए। रिपीट, हाँ रिपीट पे चलते हैं। चलिए, मैंने कहा था आज का हमारा टॉपिक है मेटाकॉग्निशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिसंज्ञानात्मकता। मेटाकॉग्निशन दो शब्दों से मिलके बना है, मेटा प्लस कॉग्निशन। मेटा को कहते हैं बियॉन्ड, परे, किसी भी चीज के परे सोचना, मतलब शीर वास्तविकता जो दिख रही है उसके परे सोचना। और कॉग्निशन तीन चीजों से मिलके बना है। हर व्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो ये तो जरूरी है नहीं। संज्ञानात्मकता का मतलब है, संज्ञानात्मकता का मतलब है कि आपके पास ज्ञान है, उसी ज्ञान के संदर्भ में समझ है, उसी समझ के संदर्भ में आपके पास बोध है। जब तक ये तीनों चीजें आपके पास रहेंगी नहीं, आप संज्ञान नहीं विकसित कर सकते। इसलिए संज्ञानात्मक अभिवृत्ति का मतलब है ज्ञान समझ व बोध। इसी ज्ञान और समझ और बोध का निर्माण कैसे होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, जब हम उसका स्टडी करेंगे तो वो हो जाता है मेटाकॉग्निशन। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। चले आगे। तो फिर आते वही कॉग्निशन पे, ज्ञान समझ और बोध। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ज्ञान है क्या? ज्ञान है क्या? जैसे मैंने आपको आज बताया कि आपका टॉपिक है मेटाकॉग्निशन। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? क्रिटिकल थिंकिंग। उससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? साइंटिफिकल रिसर्च। तो जब भी किसी चीज, घटना, व्यक्ति, सरकमस्टेंसेस या किसी भी संदर्भ में, आपके मूर्त भौतिक जगत के संदर्भ में किसी भी चीज को लेकर के आपके पास कोई ज्ञान बनता है, तो वो ज्ञान बनता कैसे है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आज आपको मेटाकॉग्निशन पढ़ा रही हूँ तो आपको तुरंत समझ, मतलब आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो इसके पीछे का रीजन क्या है। हाँ, ये है मेरा शब्द कि आज जो आप मेटाकॉग्निशन पढ़ रहे हो, इसको समझ पा रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि आपके शब्दों का ज्ञान आपके पास है, आपकी समझ का स्तर आपके पास है, आप मास्टर्स करके बैठे हो, एक स्तर का अनुभव आपके पास है, आप प्रिपरेशन करते हो, आप प्रतियोगी छात्र हो, तो आपके पास इन सब चीजों का कलेक्शन है जिसके आधार पे आप इस ज्ञान को ले पा रहे हो। तो ज्ञान हर कोई नहीं ले पाता ना। ज्ञान लेने के लिए भी आपके पास एक बैकग्राउंड लेवल का ज्ञानात्मक अभिवृत्ति, या कहते हैं नॉलेजेबल एस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। तो मेटाकॉग्निशन यही कहता है कि ज्ञान का निर्माण होता कैसे है। तो चलिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, सीइंग, देखना। सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, पहली चीज
देखने के बाद हम उसका परसेप्शन करते हैं। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है प्रत्यक्षण। ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी किसी चीज को सबसे पहले देखते हैं, देखने के बाद हम उसका परसेप्शन करते हैं, परसेप्शन करने के बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन को कहते हैं अवलोकन। ऑब्जर्वेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा, प्रत्यक्षण किया, अवलोकन किया। तो फिर क्वेश्चन है ना, तीनों में फर्क क्या है? हाँ, मेटा का मतलब सूक्ष्म होता है। तो सबसे पहला यही होता है ना, तीनों में फर्क क्या है? जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, देख रहे हैं भैया, हमारी इंद्रियां हैं, आंख एक इंद्री उसमें आता ही है, हम देख रहे हैं। प्रत्यक्षण का मतलब है कि हम देख तो रहे हैं पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर देख रहे हैं क्योंकि हमें वो चीज अच्छी लग रही है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जब हम बहुत गहनता से देखते हैं, मतलब बहुत ध्यान दे करके हम देखते हैं, गहनता के साथ देखते हैं। तो सीइंग से लेकर के ऑब्जर्वेशन तक, कहते हैं सीइंग से लेकर के, ये आपकी सीइंग है, सीइंग से लेके ऑब्जर्वेशन तक सबसे पहले हमारे दिमाग में चीजें आ ही तो रही है ना, आंखों के रास्ते से चीजें हमारे दिमाग में कलेक्ट हो रही है। तो ये जो सीइंग टू ऑब्जर्वेशन की जर्नी है, इससे क्या हमें मिल रहा है? सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना, सूचना मिल रही है, हमारे दिमाग में सूचना इकट्ठी हो रही है। तो जब ये सूचना इकट्ठी होती है यहाँ पे, तब फिर अगला स्टेप क्या बनेगा? जो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, सीइंग से लेके ऑब्जर्व तक जो भी हमने सूचना ग्रहण की, वो हमारी मेमोरी में जाके कलेक्ट हो रही है। स्मरणता, मेमोरी का मतलब है स्मरण, वो जाके हमारी मेमोरी का निर्माण कर रही है, क्योंकि मेमोरी एक ऐसा दिमाग का पक्ष है जिसमें चाहे या ना चाहे, हाँ नेहा, यहाँ पे भी सूक्ष्म हो सकता है। सूक्ष्म संज्ञान हिंदी में कह सकते हैं, अधि संज्ञान हिंदी में कह सकते हैं, मेटा संज्ञान भी हिंदी में कह के आता है, तो शब्द यूज हो सकता है। सबसे अच्छा है आप मेटा कॉग्निशन यूज कर लो, शब्द याद रख लो, सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे मेमोरी का मतलब है कि हमारा दिमाग, अगर हम एक स्वस्थ दिमाग के हैं तो हमारा दिमाग चाहे ध्यान लगाए चाहे ना लगाए, सीइंग टू ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो भी सूचनाएं हमारे दिमाग में इकट्ठी होती जाती हैं, कच्चे पक्के रूप में वो याददाश्त के रूप में जमा होती जाती है, मेमोरी के रूप में जमा हो जाती है। इसी को हम एक तरह से प्याजे के वर्ड के में कह सकते हैं, सेंसरी मोटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को कह सकते हैं सेंसरी मेमोरी, इंद्रियानुभविक स्मरण। यहाँ पे ये शब्द हम जोड़ सकते हैं, सेंसरी मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा सेंसरी मेमोरी का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद अब जब हमारे पास सूचना भी इकट्ठी हो गई, स्मरण हमारे दिमाग की स्मरणता वाले सेक्टर में उस चीज का कलेक्शन भी हो गया, तब हम क्या करेंगे? इतने से बाद, इस स्टेज के बाद, मतलब यहां तक हमने एक पूरी जर्नी कर ली। देख रहे ना, ज्ञान बनने के पीछे कितनी चीजें चलती हैं, हम सोचते भी नहीं है। जैसे आज ही का टॉपिक है, आप मेटा कॉग्निशन पढ़ रहे हैं, आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, प्रत्यक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, सूचना इकट्ठी कर रहे हैं और दिमाग में उसका संग्रहण कर रहे हैं। हर ज्ञान के पीछे का इतिहास यही है, या हर ज्ञान के पीछे का मेटा यही है। अब ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे? इसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद सेंसरी मेमोरी के बाद क्या होगा? जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का संग्रहण। इसको मैं यहां पे लिखती हूं, ये यहां पे लिखा है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रहण, इंफॉर्मेशन।
अब इसका आप करेंगे क्या? अब इतनी सूचना आपने मेटाकॉग्निशन के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में कलेक्ट कर ली है, तो इसका आप करेंगे क्या? तो आप इसका दो चीजों में प्रयोग करेंगे, दो तरीके से। आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं प्रयोग करना, और दूसरा आप क्या करेंगे, आप इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, जिसको कहते हैं उपयोग करना। अब मैं इसको एग्जाम्पल के तहत बताती हूँ। जैसे मैं अभी आपको मेटाकॉग्निशन पढ़ा रही हूँ, लगातार सीइंग से लेके सेंसरी मेमोरी आपकी बन रही है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब जैसे ये टॉपिक अब आप पढ़ लेंगे, जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे, तब आपने जितना भी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं आप ये सर्च करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सर्च करेंगे। तो ये किया आपने प्रयोग में। मेटाकॉग्निशन के रिगार्डिंग कितना इंफॉर्मेशन टॉपिक यूजीसी और एग्जाम के रिगार्डिंग आता है, इन सब को आप ढूंढना शुरू करेंगे, दैट इज ए एक्सपेरिमेंट। फिर क्वेश्चन को जब सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने मेटाकॉग्निशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और मेटाकॉग्निशन का प्रयोग करते हुए अपनी पर्सनालिटी को निर्माण कर लिया, तो आपने उसका उपयोग कर लिया, एप्लीकेशन। तो क्या किया आपने, उपयोग किया। सीन से लेके ये जो उपयोग तक की आपकी जर्नी है, ध्यान दीजिएगा, सीन से लेकर के उपयोग तक की आपकी जो जर्नी है, इसी जर्नी को कहते हैं, मतलब यहां तक के स्टेज को कहते हैं ज्ञान के निर्माण। यहां तक के स्टेज को कहते हैं ज्ञान का निर्माण। सोचिए, ऐसे ज्ञान नहीं बनता है, ऐसे ज्ञान का निर्माण नहीं होता। ज्ञान का निर्माण होने के लिए आपको सीन से लेके एप्लीकेशन तक की जर्नी करनी पड़ती है। और आप सोचो चाहे ना सोचो, आप करो चाहे ना करो कॉन्शियसली, पर हमारा दिमाग ये काम करता है। जैसे लास्ट टॉपिक था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग के रिगार्डिंग अगर एप्लीकेशन के लेवल तक आपका काम हो गया है, तब हम आपको कहेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग टॉपिक के आप ज्ञानी हैं, नहीं तो नहीं है। इसीलिए ज्ञान हर व्यक्ति के पास अच्छा सटीक मजबूत नहीं होता। कच्चा पक्का ज्ञान हर कोई रखता है, पर सॉलिड ज्ञान इसीलिए हर कोई नहीं रखता, क्योंकि सॉलिड ज्ञान के लिए सीइंग से लेकर के एप्लीकेशन तक की जर्नी आपको करनी पड़ती है मस्तिष्क से। इतनी सी बात क्लियर है? चलिए, अब आपने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, अब उसके बाद क्या? जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान जब अर्जित कर दिए, अर्जन, अचीव्ड, जब नॉलेज आपने अचीव कर ली, तब उसका आप क्या करते हैं, उस ज्ञान के पीछे के कारणों का अध्ययन करते हैं और परिस्थितियों में उसका प्रयोग करते हैं। तो समझ में क्या है, कारण प्लस प्रयोग। अलग अलग परिस्थिति में जब आप अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जब आप अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अलग अलग परिस्थिति You always feel so special when you treated like a special person. I got a juice by one of my best buddy, and actually मैं आज बहुत लंबी क्लासेस दे रही हूँ, तो she came and gave to me, so that is so sweet about her. Thank you. चलिए, हाँ, तो मैं कह रही थी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जब आप ज्ञान तो आपने एक क्षेत्र का लिया, मेटाकॉग्निशन आप क्यों पढ़े, यूजीसी क्रैक करने के लिए, पर यूजीसी क्रैक करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मेटाकॉग्निशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में सीखे गए अर्जित ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपकी समझ विकसित होती है। ठीक है, तो उससे आपकी समझ विकसित होती है। तो जब समझ विकसित होती है, ध्यान दीजिएगा, जब समझ विकसित होती है, तो यहाँ पे इस वजह से
बहुत अनुभवों का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे टर्म्स है छोटे छोटे। आप ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे लिख दें तो शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देती हूँ। आप ज्ञान का अर्जन करते हैं, फिर विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में आप उसको प्रयोग करते हैं। जब विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं तब आपके पास एक अनुभव आता है। अनुभव कैसे? अनुभव कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप शहर में हैं, शहर में आपने ये देखा, ये ज्ञान अर्जित किया कि शहर के लोगों का कल्चर बहुत खुला होता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कम है, जेंडर बायसनेस बहुत कम है, तो ये आपको पता चल गया। मान लीजिए किसी दिन आप किसी ग्रामीण एरिया में गए, आपके पास तो यही ज्ञान है ना कि हर कोई समान है, समानता है, देश में समानता चल रही है, सब कुछ इक्वल है, पर आप किसी दिन ग्रामीण सेक्टर में गए, पर आपने वहाँ पे अलग कल्चर देखी, तो आपके पास ज्ञान है खुलेपन का, पर दूसरी परिस्थिति थोड़ी सी रिजिड है, रूढ़िवादी है, तो आपके पास एक अनुभव आया ना कि हमें अर्जित ज्ञान का प्रयोग परिस्थिति अनुसार करना चाहिए, हर परिस्थिति में एक ही ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये समझ आई ना आपके अंदर? अरे ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू फॉर कंसर्निंग यू ऑल। So sweet of you all, thank you very much. It's okay, it's okay, I'm having। हाँ, तो हम जब विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग करना समझते हैं, तभी हमारी समझ विकसित होती है। इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञान हर किसी के पास होता है पर समझ हर किसी के पास नहीं होती है। आप लोग ने हमेशा फिल्मों में भोंदू चंदो को देखा होगा, जो किताबी कीड़ा होते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत होता है पर उसका यूज कब कहाँ कैसे करना होता है उसकी समझ नहीं होती है। ये चीज है ना, क्योंकि वो ज्ञान को हर परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल रूप से प्रयोग कैसे करना है इसकी समझ उसके अंदर उनके अंदर आती नहीं। एक ज्ञान है कॉपी पेस्ट, उसी को यूज करते जाना है। तो ज्ञान का प्रयोग भी परिस्थिति अनुसार करना चाहिए। ये जब समझ विकसित होती है यस शालिनी जी, आपने बहुत सही बात की। आप जब पढ़ते हैं अलग है, एज अ टीचर पढ़ाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओह सो स्वीट ऑफ यू सोनाली, थैंक यू। अर्चना जी, रोहित सर की क्लास चल तो रही है, वो आ गए हैं, वो क्लास ले रहे हैं, आप एक बार अपडेट हो जाइए और आप ऑफिस के नंबर पे फोन कर लीजिए। तो चलिए कम टू द पॉइंट। तो आपकी समझ विकसित हुई, तो जब आपकी समझ विकसित हुई तब आपने बोध में क्या किया? विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करते हुए आपकी समझ विकसित हुई, और वो जो समझ का पक्ष विकसित हुआ, उससे क्या हुआ? उससे आपके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता आई। अमूर्त चिंतन के साथ साथ अप्रत्यक्ष प्रारूप, अप्रत्यक्ष प्रारूप की समझ आई, या कह सकते हैं भावार्थ समझ में आया आपको, तब आपका बोध विकसित हुआ। इसीलिए कहते हैं ज्ञान प्लस समझ प्लस बोध इज इक्वल टू संज्ञान। आप लोग जरा कभी ध्यान दीजिए कि आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिए कि कक्षा 9 में हमेशा एक वर्ड आता है ना, एक लिटरेचर में, कि इसकी भावार्थ बताइए। अंग्रेजी में उसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। अंग्रेजी में कविता ही या कोई लिटरेचर का पैसेज हुआ, कहते हैं ना इसको भावार्थ सहित समझाइए। वो जो भावार्थ सहित समझाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। इसलिए बोध की अंग्रेजी कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन का मतलब है कि दिख रही मूर्ति चीजों के अमूर्त पक्षों को भी आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये अमूर्त तत्व तभी आएगा ना जब आप ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करोगे। विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करते हुए आपके अनुभव बनेंगे। अनुभव बनने पे आपको ना, कहते हैं ना, अप्रत्यक्ष चीजें, भावनात्मक चीजें, सिचुएशनल चीजें, सेंसिटिव चीजें, कहते हैं ना वो जो सॉफ्ट चीजें होती है ना, कोमल चीजें जो सिचुएशन में हो रही होती हैं, हम समझा नहीं पाते। सिचुएशन के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो अमूर्त होता है, हम उस चीजों को अनुभव करते पर समझा नहीं पाते। तो ये वाली जो समझ विकसित होती है वो हमारा बोध होती है। इसीलिए संज्ञान कॉकटेल है ज्ञान, समझ और बोध का। मैं इस चीज को यहाँ फिर से रिपीट कर रही हूँ।
मैं यहाँ इस चीज को फिर से रिपीट करती हूँ, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना समझ है, और विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करते हुए जो अप्रत्यक्ष प्रारूप आपका विकसित होता है, भावार्थ जिसे कहते हैं, कंप्रिहेंशन जिसे कहते हैं, वो आपके बोध का निर्माण करता है। इसी चीज को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अब आप बात समझ में आए, इसी चीज को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। इसी चीज को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब है ज्ञान की आधारभूतता की समझ रखते हुए उसके बोधात्मक पहलुओं का अध्ययन करना, इसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। इसीलिए मेटाकॉग्निशन का एक टर्म है, मेटाकॉग्निशन का एक टर्म है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन के बारे में चिंतन, चिंतन के बारे में चिंतन। ध्यान रखिएगा, मेटाकॉग्निशन का बेसिक कीवर्ड है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। दिस इज द कीवर्ड, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। और कभी भी प्रश्न आएगा यही पूछेगा मेटाकॉग्निशन का कीवर्ड क्या है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को, मेटाकॉग्निशन के इस कॉन्सेप्ट को देने का काम किया था जॉन फ्लेवेल ने 1970 में। ये नाम आप याद रखिएगा। जॉन फ्लेवेल, ठीक है, जॉन फ्लेवेल ने 1970 में ये सिद्धांत दिया था थिंकिंग अबाउट थिंकिंग का, मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत। जॉन फ्लेवेल, ये था मेटाकॉग्निशन का एक पॉइंट। मेटाकॉग्निशन क्या है, जो भी मेटाकॉग्निशन का एक कंटेंट ये है। हाँ, थर्ड यूनिट के बाद रिसर्च की यूनिट भी चलेगी, और ईटी की यूनिट चलेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट चलेगी। क्लियर है? चलिए, कम टू द पॉइंट। तो ये हो गया हमारा मेटाकॉग्निशन का बेसिक चीज कि ज्ञान, समझ और बोध, और उसका आधार क्या है जब हम ज्ञान को सीइंग से लेके एप्लीकेशन की जर्नी तक अर्जित करते हैं। और सीइंग से लेके एप्लीकेशन तक की जर्नी में जब हम ज्ञान को अर्जित करते हैं तो उस अर्जन के आधार पे हमारी जो समझ और बोध विकसित होता है उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मतलब ज्ञान के परे या ज्ञान के आधार पे या ज्ञान की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए समझ और बोध को विकसित करना अधिसंज्ञानात्मकता कहलाती है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। क्लियर है इतनी सी बात? इस कॉन्सेप्ट को देने का काम किया था जॉन फ्लेवेल ने, जिन्होंने मेटाकॉग्निशन का कीवर्ड बताया था थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इतनी सी बात ठीक है? क्लियर है इतनी सी बात? अब हम आगे चलते हैं। ये था पहला पॉइंट मेटाकॉग्निशन का। अब हम मेटाकॉग्निशन के अगले कैरेक्टर पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन की विशेषताएं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मेटाकॉग्निशन की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता मेटाकॉग्निशन की है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ये पहली विशेषता है। दूसरी, इसमें ज्ञान को परे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड, के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरी विशेषता है ज्ञान को परे या बियॉन्ड के रूप में ग्रहण करते हैं। और तीसरी विशेषता, इसमें संज्ञान का, संज्ञानात्मक तत्वों के आधार की
आधार का अध्ययन किया जाता है, आधार का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? 3 ये महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आगे चले, मेटा कॉग्निशन का नेक्स्ट है चलिए कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, कोई बात नहीं, होता रहता है। आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, कोई बात नहीं, तो होता रहता है। मैं इसलिए हंस रही हूँ, किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपकी क्लास बहुत बोरिंग है। तो बाकी जितने भी हैं वो लोग उसको कमेंट करने लगे थे, तो मैं यही कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई हैव नो इशू विद दैट, आई हैव नो इशू विद दैट। इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम चलते हैं मेटा कॉग्निशन के चौथे पॉइंट्स पे। चौथा पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ मेटा कॉग्निशन। एलिमेंट्स ऑफ मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन के घटक या तत्व, एलिमेंट को कहते हैं तत्व। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेटा कॉग्निशन का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट अगर कोई है तो वो ये है कि मेटा कॉग्निशन हाई लेवल थिंकिंग प्रदान करता है। हाई लेवल थिंकिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च स्तरीय चिंतन। उच्च स्तरीय चिंतन, ध्यान दीजिएगा, मेटा कॉग्निशन हाई लेवल थिंकिंग प्रदान करता है, क्योंकि हम संज्ञानात्मकता के भी आधार का इसमें अध्ययन करते हैं। इसलिए मेटा कॉग्निशन में इसलिए मेटा कॉग्निशन से जिसकी पर्सनालिटी बनती है उसको कहते हैं हाई लेवल ऑफ थिंकिंग या हाई लेवल थिंकिंग। इसका एक और शब्द है जिसको कहते हैं बिग थिंग। बिग थिंकिंग, क्लियर है? अब एक और बात इसी के साथ, हाई लेवल थिंकिंग की वजह से मेटा कॉग्निशन में कुछ एलिमेंट्स जुड़ते हैं जो आपके क्वेश्चंस की मांग है। सबसे पहला, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। दूसरा है लर्न अबाउट लर्न। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की हिंदी डिस्कस की थी, चिंतन के बारे में चिंतन। लर्न अबाउट लर्न की हिंदी है अधिगम के बारे में अधिगम, अधिगम के बारे में अध्ययन। तीसरा है कॉग्निशन, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, इसकी हिंदी है संज्ञान के बारे में संज्ञान। और लास्ट है नोइंग अबाउट नोइंग, नोइंग अबाउट नोइंग, ज्ञान के बारे में ज्ञान। मैं आप सबसे इंसिस्ट कर रही हूं, ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेटा कॉग्निशन के। मेटा कॉग्निशन के में अगर कभी भी यूजीसी से क्वेश्चन आएगा तो एलिमेंट से ही आएगा।
ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी मेटाकॉग्निशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी से ही आएगा कि निम्नलिखित में से मेटाकॉग्निशन के एलिमेंट में क्या शामिल नहीं है। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन के बारे में चिंतन, लर्न अबाउट लर्न, अधिगम के बारे में अधिगम, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, संज्ञान के बारे में संज्ञान, नोइंग अबाउट नोइंग, ज्ञान के बारे में ज्ञान। ये इनका बेसिक एलिमेंट है। इतनी सी बात क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट है? चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। ध्यान दीजिएगा, हमने अब तक कितने स्टेप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा सबसे पहला स्टेप था, हमने मेटाकॉग्निशन में जो ज्ञान है उसकी पूरी जर्नी पढ़ी, हमारा पहला स्टेप था। और उसी ज्ञान के आधार पे कैसे समझ और बोध विकसित होता है, दूसरा पॉइंट था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मेटाकॉग्निशन का कीवर्ड क्या है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जिसको दिया था जॉन फ्लेवेल ने। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, तीसरा पॉइंट हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ज्ञान को परे के रूप में ग्रहण करता है और संज्ञानात्मक तत्वों के आधार का इसमें अध्ययन किया जाता है। और हमने फिर लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन, जिसमें क्या था, ये हाई लेवल थिंकिंग करता है, बिग थिंकिंग इसमें आती है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, लर्न अबाउट लर्न, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन एंड नोइंग अबाउट नोइंग। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इतनी सी बात क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। मेटाकॉग्निशन बहुत चरणों में है, क्योंकि मेटाकॉग्निशन हमारे व्यक्तित्व निर्माण का आधार बनता है, और जिस चीज में व्यक्तित्व निर्माण का आधार बनेगा उसमें बहुत सारे सेगमेंट होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके अगले सेगमेंट पे। तो अगला सेगमेंट है मेटा कॉम्पोनेंट का, कि मेटा कॉम्पोनेंट के निर्माण का आधार क्या होना चाहिए। सेगमेंट है नेक्स्ट, मेटा कॉग्निशन अभिवृत्ति के निर्माण का आधार। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज आप एक बार खुद सोचिए, हम लोग के पास क्या होता है, चीजें आती हैं, हम सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, जो हमने सुना, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया अपने ही चार दीवारी में, अपने कंफर्ट जोन में, उसके आधार पे हमने अपनी समझ विकसित की, उसी के आधार पे समझ विकसित करने के बाद हमने अपना बोध विकसित किया। आप जरा ध्यान दीजिए कि कक्षा 9 से ही क्यों हमें कम्प्रिहेंसिव वर्ड, कम्प्रिहेंसिव पैसेज और कम्प्रिहेंसिव लेवल के क्वेश्चंस क्यों मिलते हैं। मैं अब आज के एजुकेशन सिस्टम की बात ना करें तो बेटर है, क्योंकि आजकल तो शायद क्लास 6 से ही देना शुरू कर दिया है, पर टेक्निकली 14 साल के बाद बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने भी कहा था कि संज्ञानात्मक विकास 12 साल की उम्र से शुरू होता है। तो जब संज्ञानात्मक विकास होगा तभी तो बच्चा कम्प्रिहेंसिव आंसर दे सकता है। अब देखिए यूपीएससी के एग्जाम में जो सीसेट पैटर्न है उसमें भी तो सब कम्प्रिहेंसिव आते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि इसके पीछे के भावार्थ को समझाइए, इसके पीछे के मतलब को समझाइए। तो संज्ञान निर्माण का मतलब यही है कि जो सूचना आप ले रहे हैं उस सूचना को ग्रहण कीजिए, परिस्थिति अनुसार उसका प्रयोग कैसे होता है इसको समझिए, और प्रयोग करने के दौरान जो आपको अनुभव हो रहा है वो अनुभव आपके अमूर्त हैं, अमूर्त तत्व है, अमूर्त प्रत्यय है, और उसके आधार पे आप अपनी समझ और अपनी बोध विकसित कीजिए। यही है। तो संज्ञान सिर्फ ज्ञान समझ बोध नहीं है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है इसके बैकग्राउंड का अध्ययन करना मेटाकॉग्निशन है। इससे संज्ञान में एक शब्द जुड़ा है मेटाकॉग्निशन, और इसीलिए अब देखिए so sweet Richa, thank you so much, thank you for your baby for sweet gesture। हाँ, तो मैं कह रही थी तो मेटाकॉग्निशन का यहाँ पे मतलब ही यही है कि जो हमें सामने दिख रहा है उसी पे ध्यान नहीं देना है, सामने दिख रही चीजों के बैकग्राउंड का भी अध्ययन करना है। पर बैकग्राउंड का अध्ययन हम कर रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकर हैं, पर बैकग्राउंड का अध्ययन करते समय हम सीन से एप्लीकेशन तक कैसे चलते हैं, जब हम उसके स्टेप बाय स्टेप जर्नी पर काम करते हैं तब हमारा मेटा विकसित होता है। फिलॉसफी में है नहीं एपिस्टेमोलॉजी, आपका मेटाफिजिक्स, आपका एक्सियोलॉजी, तत्व मीमांसा। तो तत्व आता कहाँ से, तत्व सबसे बड़ा
रिसर्च का पैटर्न जो नया आया है उसमें क्या कहा जा रहा है कि ज्ञान के आधार पे शोध तो बहुत हो रहा है, पर हम मेटा के आधार पे अगर शोध करते हैं तो शोध के आधार का हमारे पास निर्माण होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कश्मीर फाइल फिल्म्स का। आप मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि सबने ये फिल्म देखी है, नहीं देखी है तो जरूर देखें। कश्मीर फाइल फिल्म एक्चुअल में मेटा कॉग्निशन को अच्छे से प्रदर्शित करती। कैसे? कश्मीर फाइल फिल्म्स में यही नहीं दिखाया गया है कि 1990 में क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, उसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उस ज्ञान को, उस वास्तविकता को दिग्भ्रमिता के साथ हमारे समाज में उसका प्रदर्शन हुआ है, और वास्तविकता क्या है और क्या दिखाई जा रही है कि अंतर को समझे। आप देखिए ना फिल्म में क्या है, कश्मीरी पंडितों के सीन्स हैं और साथ साथ वहाँ पे जो वो यूनिवर्सिटी है जिसमें जो लीड एक्टर है और जो प्रोफेसर राधिका मेनन का जो कैरेक्टर है पल्लवी जोशी का, वो दिखा रहे हैं कि युवा क्या मान रहे हैं कि घटना कुछ और हुई, घटना फेस करने वाले घटना का और पहलू जान रहे हैं। तो समाज में दो तरह की राय है, एक घटना घटी है, एक घटना नहीं घटी है। एक घटना के संदर्भ में सकारात्मक विचार है और नकारात्मक विचार है। समीक्षात्मक चिंतक क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकर क्या कहेगा, वो दोनों ही पहलुओं का अध्ययन करते हुए ये बताएगा कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। ये सिर्फ ज्ञान की बात है जो क्रिटिकल थिंकर बताएगा कि क्या सही था क्या गलत था, बात खत्म। पर मेटा कॉग्निशन वाला क्या करेगा, वो ये करेगा कि अगर घटना क्या हुई, किस वजह से हुई, इसके पीछे आर्टिकल कौन सा था, सरकार का क्या सहयोग था, मीडिया का क्या सहयोग था, शिक्षा में उसका क्या यूज हो रहा है, शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, शिक्षा पद्धति में उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, और लोग वास्तविकता से कैसे परे होके सोच रहे हैं। और मेटा मतलब आधारभूत रूप से चीजों को हमें समझाना और बताने की जरूरत है। तभी तो बार बार कहते हैं कि इतिहास को पुनः से लिखिए, क्योंकि इतिहास को पुनः से लिखने से कुछ जरूरी जो भारतीय पक्ष हमारे देश के छूट गए हैं उसका योगदान होगा, तो लोग कुछ वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। ये तो एक कंटेंट है जो कश्मीर फाइल फिल्म्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग किसी घटना के संदर्भ में अपने विचार रखता है, पर मेटा कॉग्निशन उस घटना के संदर्भ में अपने विचार नहीं, घटना घटने के पीछे के ज्ञानात्मक कारण, सूचनात्मक इशू, एप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग अपनी बात रखता है। तो मेटा कॉग्निशन ब्रॉड हुआ कि नहीं, तभी मेटा कॉग्निशन में क्या है, बिग हाई लेवल थिंकिंग। तभी मेटा कॉग्निशन क्या कहता है, चिंतन के बारे में चिंतन, और चिंतन कीजिए और अधिगम करिए और संज्ञान विकसित कीजिए और जानिए। हाई लेवल ऑफ थिंकिंग मतलब जो सामने किताबों में लिख के बता दिया, किसी शोध में बता दिया या आपने देख लिया सुन लिया, वही नहीं, आप खुद जाइए, पता कीजिए, वास्तविकता देखिए, रियलिटी देखिए। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? तो अब चलते हैं, अब हम चलते हैं मेटा कॉग्निशन के लास्ट पॉइंट पे। मेटा कॉग्निशन की अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी एक मेटा कॉग्निशन के आधार पर हमारी कोई सोच विकसित होती है तो उस सोच में दो तरीके की सोच का योगदान होता है। ध्यान दीजिएगा, मेटा कॉग्निशन के आधार पर निर्मित चिंतन का प्रारूप। ध्यान दीजिएगा, ये प्रारूप दो हैं, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे इन दो प्रारूप से। तो पहला प्रारूप है वंस थिंकिंग एंड लर्निंग। वंस थिंकिंग एंड लर्निंग, इसकी हिंदी है स्वयं का ज्ञान व अधिगम। स्वयं का ज्ञान व अधिगम पहली थिंकिंग है, और दूसरा है वन सेल्फ एज अ थिंकर एंड लर्नर।
एज अ थिंकर एंड लर्नर। इसकी हिंदी है दूसरे के अनुसार, दूसरे का ज्ञान व अधिगम। मैंने आपको क्या बताया, जो कश्मीर फाइल फिल्म्स में, यस बिल्कुल रिचा, मेटाकॉग्निशन का एरिया थोड़ा ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि मेटाकॉग्निशन के आधार पे जो हमारा चिंतन प्रारूप विकसित होता है वो दो तरीके से होता है। एक जो हम स्वयं का ज्ञान व अधिगम करते हैं, एक हमारे जो स्वयं के ज्ञान के अधिगम में दूसरे का ज्ञान व अधिगम शामिल होता है। जैसे अगर मैं ही कहूँ कि कुछ टॉपिक, कुछ सिचुएशन, कुछ इशू को लेकर के मेरे पास मेटाकॉग्निशन अप्रोच है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो, लेकिन वो मेरा अपना अप्रोच है, हवा से तो आया नहीं, मैंने उसको पर्टिकुलर किसी के ज्ञान से, किसी की पहले से प्रस्तुत ज्ञान के आधार पे पढ़ा, समझा, समीक्षा की, उसके आधार पे ही तो मैंने अपना ज्ञान विकसित किया, कुछ जोड़ा, क्योंकि मेरे अनुभव अलग हैं, दूसरे के अलग हैं, तो अनुभव एक दूसरे के मिलते जुलते आधार पे ज्ञान का विस्तार ही तो हम करते हैं। इसीलिए हम बात एक करते हैं पर दो लोगों की बातों के प्रस्तुतिकरण में फर्क आ जाता है। तो मेटाकॉग्निशन यही कहता है कि मेटाकॉग्निशन के आधार पे जो हमारा चिंतन प्रारूप निर्मित हो रहा है वो स्वयं के ज्ञान के आधार पे भी हो रहा है और किसके आधार पे, दूसरे के ज्ञान के आधार पर भी हो रहा है। इतनी सी बात क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे आपके यूजीसी में टॉपिक नया है तो बहुत डीप पे नहीं पूछेगा, टॉपिक के रिगार्डिंग 2 से 3 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे कि हाई लेवल थिंकिंग के अंतर्गत क्या आएगा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हाई लेवल थिंकिंग के अंतर्गत ये आएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यही आपका आ सकता है कि मेटाकॉग्निशन के आधार पे चिंतन प्रारूप किस आधार पे बनता है, तो स्वयं के ज्ञान के आधार पे और दूसरे के ज्ञान के आधार पे। क्लियर है इतना? तो अब चल के कुछ इमेजेस देखते हैं। ये देखिए मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन के बारे में चिंतन, पहला है मेटाकॉग्निशन, चिंतन के बारे में चिंतन, सेल्फ रेगुलेशन, मेमोरी, स्टडी स्किल, स्वनियमन, स्वनियमन मतलब आप अपना स्वयं का ज्ञान रख रहे हैं, मेमोरी मतलब स्मरण, और स्टडी स्किल मतलब आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आइडियाज, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजीज, आपके अंदर किसी भी घटना को लेकर के नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए विचार, ये है मेटाकॉग्निशन। अब चलते हैं अगली इमेज। मेटाकॉग्निशन की देखिए अगली इमेज देखिए, चलिए देखिए मेटाकॉग्निशन क्या है। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रही हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, आई एम सीइंग, मैं देख रही हूँ, आई एम वंडरिंग, मैं आश्चर्य, वंडरिंग आश्चर्य करना, क्या नया है, क्या नया है एंड ऑल दैट। आई एम नोटिसिंग, मैं ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, मैं ध्यान दे रही हूँ। बात क्लियर है? मेटाकॉग्निशन कितने सारे एस्पेक्ट को लेके चल रहा है। ज्ञान भी क्या है, जो हमने लिखा है, पढ़ा, पढ़ लिया, रट लिया, समझ लिया, कहीं पे जाके प्रोजेक्ट कर दिया। पर मेटाकॉग्निशन का मतलब है ज्ञान है तो ऐसा क्यों है, इसके भी पीछे का बैकग्राउंड, पूरी नॉलेज लेवल, सीइंग से लेके एप्लीकेशन तक आपको ग्रहण करना है अपने दिमाग में। इसलिए मेटाकॉग्निशन अप्रोच बहुत न्यून होता है लोगों में, क्योंकि इतना पेशेंस ही नहीं है ना किसी में किसी मुद्दे या टॉपिक को देखने का या समझने का। एक और इमेज चलते हैं, ये देखिए क्या है मेटाकॉग्निशन। देखिए आपको याद होगा मैंने एक वर्ड यूज किया था ना, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में देखिए हमारी आंखें देख रही है, समझ रहे हैं आप लोग, हमारी आंखें देख रही हैं, कितने सारी चीजों से हमारी आंखों में चीजें, आंखों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में चीजों का निर्माण हो रहा है, कितनी सारी चीजों के आधार पे। फिर उसके आधार पे देखिए कलेक्शन हो रहा है, वर्किंग मेमोरी, आप उसी वर्किंग मेमोरी के आधार पे काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं,
और ये जर्नी आपकी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। पूजा जायसवाल, मेरा अगला लेक्चर रिसर्च प्रपोजल पर ही होगा, तो उस लेक्चर को आप देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल एक लंबा टॉपिक है, अब मैं इस क्लास में उसको आपको इलेबोरेट नहीं कर सकती। या फिर आप ऑफिस के नंबर पे फोन कीजिए, मैं आपको उसका एक प्रोफार्मा दे सकती हूँ। ठीक है, आपको ये इमेज क्लियर हो गई? अब चलते हैं हम, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्रिटिकल थिंकिंग और मेटाकॉग्निशन से, क्योंकि ये टॉपिक नया है और यूजीसी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, चिंतन की प्रक्रिया में समीक्षात्मक चिंतन प्रारूप, चिंतन की प्रक्रिया में समीक्षात्मक चिंतन प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को समाहित करता है? जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग का है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज बड़ा मर्ज करके क्वेश्चन है कि चिंतन की प्रक्रिया में समीक्षात्मक चिंतन प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को समाहित करता है? हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। वेरी नाइस, इसका आंसर सी है, खुली सोच, संचार और स्वनियमन। हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से किया था। वेरी नाइस नीरज जी, सुमन जी, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है पर ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है। चिंतन की प्रक्रिया में समीक्षात्मक चिंतन प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को समाहित नहीं करता? यूजीसी हमेशा पूछता है ना, समाहित नहीं करता, तो जरा नहीं का आंसर दीजिए। चिंतन की प्रक्रिया में समीक्षात्मक चिंतन प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को समाहित नहीं करता? इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग द क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग में निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? क्रिटिकल थिंकिंग में निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? क्रिटिकल थिंकिंग में से निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? ओ माय गॉड, सबके आंसर गलत आ रहे हैं। नहीं नहीं, सही आ गया, सही आ गया। हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर डी होगा, त्वरित परिणाम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आज के मेटाकॉग्निशन से है, मेटाकॉग्निशन से है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अधिसंज्ञानात्मकता की विशेषताओं को पूरा नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाकॉग्निशन? पहला है क्यों, कैसे, क्या, अगर के आधार पर प्रश्नों की श्रृंखला का निर्माण करना, सिर्फ अवलोकन के आधार पर निर्णय, ज्ञान के पीछे के पैटर्न की समझ विकसित होना, और चिंतन के बारे में चिंतन। इसका आंसर दीजिए। मेटाकॉग्निशन, निम्नलिखित में से कौन सी मेटाकॉग्निशन की विशेषता नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी मेटाकॉग्निशन की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सी विशेषता नहीं है? वेरी नाइस, बिल्कुल सही। इसका आंसर बी है, सिर्फ अवलोकन के आधार पे हम मेटाकॉग्निशन में निर्णय नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही। मेटाकॉग्निशन में निर्णय लेने के लिए सीइंग टू एप्लीकेशन, ज्ञान के पीछे के पैटर्न की समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। तो ये विशेषता को पूरा नहीं कर रहा। वेरी नाइस। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट है आज का। निम्नलिखित में से क्या अधिसंज्ञानात्मकता के उच्च स्तरीय संज्ञान में सम्मिलित नहीं होगा? Which of the following would not be included in the high level cognition of metacognition? अभी जस्ट पढ़ा, ये तो बहुत आसान है और अभी आपको इतने ही आसान क्वेश्चन मिलेंगे भी यूजीसी में। क्रिएशन अबाउट क्रिएशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नोइंग अबाउट नोइंग, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। ये तो आई थिंक तुरंत बता सकते हैं। जी रानी, आपका बिल्कुल सही था। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी नाइस, आंसर ए। वेरी नाइस। तो आप लोग को क्लियर हुआ मेटाकॉग्निशन और क्रिटिकल थिंकिंग, ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में नए जुड़े हैं और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इसी तरह से ही आपके यूजीसी में पूछेगा। बहुत डीप भी नहीं पूछेगा, पर बेसिक एस्पेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। हाँ, वेरी नाइस, सबके आंसर सही हैं। वेरी नाइस। वेरी नाइस, सबके आंसर सही हैं। तो चलते हैं अब निष्कर्ष की तरफ। तो अब चलते हैं निष्कर्ष। तो कंक्लूजन क्या हुआ इस सिद्धांत का? कंक्लूजन क्या हुआ इस सिद्धांत का? तो इस सिद्धांत का कंक्लूजन यही हुआ, जब भी हम ज्ञान के पीछे के पैटर्न की समझ के साथ अपने संज्ञान का विकास करते हैं तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यही है कंक्लूजन। ज्ञान की पृष्ठभूमि के आधार पर मेटाकॉग्निशन का निर्माण करना। मेटाकॉग्निशन का निर्माण करना, यही कंक्लूजन है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए। हाँ हाँ सावित्री, मैं रोज क्वेश्चन टॉपिक के रिगार्डिंग लेकर आऊंगी, डोंट वरी। तो चलिए, थैंक यू क्लास। आई होप ये लेक्चर आपको यूजफुल हो और प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, नए टॉपिक्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूजीसी में क्वेश्चन नए टॉपिक के ही रिगार्डिंग पूछेगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।